बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का अपन अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों ने इस फर्स्ट यूनिट मतलब इम्यूनोलॉजी वाले यूनिट के में कुछ चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया था। ये हमने जान लिया था कि प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होती है, उसके प्रकार क्या हैं, प्रतिरक्षा की कौन सी कोशिकाएं हैं और एंटीजेंस क्या हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लेके चले हैं, वो है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी। कि एंटीबॉडी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी क्लासेस हैं और क्या फंक्शन है उनकी एंटीबॉडी का, ये आज इस वीडियो में हम और आप जानेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि एंटीबॉडीज कहते किसे हैं। एंटीबॉडी एक्चुअली में ये एक प्रोटीन के अणु हैं जो प्रतिजन की प्रतिक्रिया स्वरूप किसी प्राणी की कोशिकाओं में लसिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी एक विशेष संरचनात्मक प्रोटीन्स से बने होते हैं जिन्हें ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षा करना है, इसलिए इन्हें प्रतिरक्षो ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन जो कि सीरम और टिश्यू फ्लूइड में उपस्थित हैं। इट रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजन, एंटीजन के साथ ये क्रिया करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं। पहली कहलाती है अल्फा ग्लोबुलिन, सेकंड बीटा ग्लोबुलिन और थर्ड है गामा ग्लोबुलिन्स। ये गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन जो हैं ये एंटीबॉडीज के रूप में काम करती हैं हमारे शरीर में। एंटीबॉडीज की हिस्ट्री के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे पहले वॉन वेहरिंग एंड किटास्टो ने इस एंटीबॉडीज़ के बारे में 1890 में उपस्थिति फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। टिजोनियन कैटानी ने 1891 में इनके बारे में एक अननोन सब्सटेंसेस के बारे में बताया जिसे एंटीटॉक्सिन इन्होंने कहा था। इसके बाद पॉल हेरिच और जूल्स वर्डेट ने सबसे पहले बताया कि किसी कोशिका के विरुद्ध में कुछ बॉडी काम करती हैं जो एंटीबॉडी के रूप में हो सकती हैं। टिसेलियस एंड कोवेट ने 1939 में इन एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स को सबसे पहले पहचाना था और पोल्टर ने 1959 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस की थी कि इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, उसके लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज आर टू कन्फर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजेंस। जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनके विरोध में प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये प्रमुख रूप से एंटीबॉडी का काम होता है। अब ये एंटीबॉडी किस तरह से प्रदान करती है प्रतिरक्षा? पहला है प्रिवेंट द अटैचमेंट, मतलब ये माइक्रोब्स जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन से चिपक नहीं जाए, अटैचमेंट नहीं हो जाए, इससे प्रिवेंट करती है। रिड्यूस द विरुलेंस, जो भी वायरसेस हैं उनकी विरुलेंस जो पावर है या जो टॉक्सिन्स है उनको ये कम करती है। दे फैसिलिटेट द फेगोसाइटोसिस बाय ऑप्सोनाइजेशन, जो सूक्ष्मजीव हैं उनको भक्षण करने की क्रिया करती है और एक क्रिया यहाँ आती है ऑप्सोनाइजेशन क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा ये भक्षाणु की क्रिया करती है। ठीक है। दे एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है और माइक्रोब्स को समाप्त करती है। कुछ प्रकार हैं जिनके द्वारा एंटीबॉडी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी का ही नाम है। WHO ने 1964 में एक नई टर्म दी थी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा गया था और ये एंटीबॉडी के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम इसलिए दिया गया, क्या इम्यूनिटी में प्रदान करने वाली ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रकार ग्लोबुलिन प्रकार का है, काम इम्यूनिटी है, इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स केवल एंटीबॉडी के लिए नहीं है, ये क्रायोग्लोबुलिन्स, मैक्रोग्लोबुलिन्स और एबनॉर्मल माइलोमा प्रोटीन्स हैं, उन सब के लिए एक कॉमन टर्म्स उन्होंने दी थी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेकिन जब यहाँ हम बात करते हैं एंटीबॉडी की तो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब एंटीबॉडी से ही है। ओवरऑल
इम्यूनोग्लोबिन्स आर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सीरम प्रोटीन, माना सीरम में जो प्रोटीन है जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रॉड रूप में दिखाया हुआ स्ट्रक्चर है और कि किस प्रकार से संरचना बनती है। इस प्रकार का वाई शेप देखने को मिलती है। और बेसिक स्ट्रक्चर पर करते हैं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन वाई आकार की, जिसमें ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वाई आकार में, ये हैवी चेन है, दो हैवी चेन है। और इसके ऊपर यहाँ ये जो लाइट चेन है, दो लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन येलो कलर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं दोनों तरफ। और इन दोनों चेन में, हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, दोनों में जो पिंक कलर का दिखाई दिया जा रहा है, ये वेरिएबल पोर्शन होता है। और नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट ये कांस्टेंट पोर्शन होता है। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बनता है। तो मतलब दो हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में हम फिर देखते हैं, ये भी एक सामान्य संरचना है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ ये एंटीबॉडी की संरचना है जिसमें लाइट चेन है और यहाँ ये हैवी चेन है। ब्लैक कलर में जो दिखाई दी हैवी चेन, ये लाइट चेन, लाइट कलर में लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में एसएस करके जो बॉन्ड बना हुआ है, ये एसएस करके बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और यही डाइसल्फाइड बॉन्ड हैवी चेन के मध्य में भी बना हुआ है और ये दूसरी साइड में भी होगा। ठीक, इसके साथ साथ इसके दो पोर्शन हम कर सकते हैं कि जहाँ हैवी और लाइट चेन है इनको एफ ए बी डोमेन कहते हैं, और जहाँ दोनों हैवी चेन है वहाँ एफ सी डोमेन कहते हैं। तो ये दो पार्ट में ये डिवाइड रहती है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। कि इम्यूनोग्लोबिन जिसे हम एंटीबॉडी कह रहे हैं, ये एक प्रकार से प्रोटीन के प्रकार हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इट इज़ एन वाई और टी सेप्ट के हैं, ये तो वाई या टी सेप्ट के मॉलिक्यूल से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से 2 चेन तो शॉर्ट चेन कहलाती हैं जिसे लाइट चेन कहते हैं या एल चेन लिखते हैं, और दोनों एक समान होती हैं। और 2 लॉन्गर चेन होती हैं जिन्हें हैवी चेन कहते हैं या एच चेन लिखते हैं, ये भी दोनों आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे के समान होती है। ईच लाइट चेन, जो हल्की चेन है जिसे लाइट चेन कह रहे हैं, वो 214 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि हैवी चेन जो है वो कम से कम 450 से 700 अमीनो एसिड के कारण की। ये लाइट चेन और हैवी चेन इसी कारण की अमीनो एसिड की श्रृंखला के होने के कारण वो कितनी बड़ी है और कितनी हल्की है, इस आधार पर हैवी और लाइट चेन की। कुल मिलाकर 4 चेन होंगी, 2 लाइट और 2 हैवी। दे आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन्स। जब हम लाइट चेन्स की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक कप्पा चेन कहलाती है जिसे के टाइप कहते हैं, एक लेमडा चेन कहलाती है जिसे एल टाइप कहते हैं। मोस्टली 60% इम्यूनोग्लोबिन में के टाइप ही लाइट चेन होती है, बाकी 40% ही एल टाइप की होती है। ज़्यादातर के टाइप की ही लाइट चेन देखने को मिलती है। और हैवी चेन जो है वो 5 प्रकार की देखने को मिलती हैं, जिन्हें गामा, एल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन कहते हैं। इनके आधार पर ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन मिलती हैं, जिनको कि हम IgG, IgA, IgM और IgD और IgE करके लिखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई। ये 5 प्रकार के किसके आधार पर? हैवी चेन के प्रकार के आधार पर। वन एंड ऑफ चेन इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड टर्मिनल। इस चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंड, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की हम बात करते हैं तो एक एंड एन टर्मिनल होता है और दूसरा एंड सी टर्मिनल होता है। यहाँ भी इसका एक अमीनो एसिड टर्मिनल होगा जिसे एन टर्मिनल कहेंगे, दूसरा कार्बोक्सी टर्मिनल होगा जिसे सी टर्मिनल एंड कहेंगे। ये जो 4 चेन हैं ये इंटरकनेक्टेड होंगी इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। यदि 2 हैवी चेन हैं आपस में लिंक्ड हैं तो 1-13 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा है। और ईच लाइट चेन इज लिंक्ड बाय द हैवी चेन बाय ए सिंगल इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। द लाइट चेन हैज 2 इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन लाइट चेन के अंदर भी 2 इंट्राचेन, आपस में 2 इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और हैवी चेन में 4 इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इस प्रकार से दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन रहती है।
ये एक और डायग्राम है जिसमें किस प्रकार से वेरिएबल रीजन दिखाया गया है। इस येलो कलर के गोले के अंदर वेरिएबल रीजन है और ये रेड कलर के गोले के अंदर ये कांस्टेंट रीजन दिखाया गया है। इस कांस्टेंट रीजन में हैवी चेन भी आ रही है, लाइट चेन भी आ रही है। तो हैवी चेन और लाइट चेन दोनों का एक पार्ट कांस्टेंट रीजन है और अग्रिम पार्ट जो है वो वेरिएबल रीजन हैगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर की हैवी चेन के रूप में दिखाई गई है और ब्लू कलर में लाइट चेन दिखाई गई है। तो दोनों का एक पार्ट वेरिएबल रीजन है और एक पार्ट कांस्टेंट रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी वैसे स्ट्रक्चर है जिसमें भी ये वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन को दिखाया गया है। इस कांस्टेंट रीजन में लाइट और हैवी चेन दोनों आ गया। ये वेरिएबल रीजन और ये लाइट चेन और हैवी चेन और ग्रीन कलर में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ दे रखा है। इसके बाद आगे इसकी कैरेक्टर्स और जान लेते हैं। द इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। जैसा कि स्ट्रक्चर में भी हमने देखा कि जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर जो वाई शेप है, इसमें वेरिएबल रीजन है जिसे वी रीजन हम कह रहे हैं और कांस्टेंट रीजन है जिसे सी रीजन कह रहे हैं। और कांस्टेंट रीजन के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, इसलिए स्थायी कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं अधिकांश इम्यूनोग्लोबुलिन से। इन द वेरिएबल रीजन द अमीनो एसिड सीक्वेंस शो वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी जो भी जितनी भी होगी इस वेरिएबल रीजन के अंतर्गत होगी और कहीं नहीं होगी। द वेरिएबल रीजन इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीमिटी। जो एक्सट्रीम पार्ट है, दूरस्थ पार्ट है, वहाँ ये वेरिएबल रीजन है और ये एन टर्मिनल एंड होता है, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और कोस्टल रीजन इन द सी टर्मिनल, जहाँ कोस्टल रीजन है दैट इज द सी टर्मिनल एंड होगा, अर्थात यहाँ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ उपस्थित होगा। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों में ही एक वेरिएबल रीजन है, एक कांस्टेंट रीजन है। और इनके फंक्शन के आधार पर ये पूरे इम्यूनोग्लोबिन्स को यदि हम लाइट और हैवी ना माने तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, FAB और FC। ये आगे की क्रिया में बताएंगे कि FAB और FC पार्ट किस किस तरह से हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये भी साइट और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की साइट है कि जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट देखने को मिल रही है, जिसमें वेरिएबल रीजन है, हैवी चेन है, लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड येलो कलर में दिखाए गए हैं और कांस्टेंट रीजन और हैवी चेन कौन सा है और वेरिएबल रीजन और लाइट चेन कौन सा है, ये सब इस डायग्राम में दिखाया गया है जो कि हमें जानना है और एग्जाम में आपको लिख के भी आना है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ आती है कि एंटीबॉडी हम उसी को कहते हैं जो प्रतिजन अर्थात एंटीजन के साथ क्रिया करती है। आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, लॉक एंड की जैसा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी से जुड़ता है वो एपिटोप कहलाता है। इसी प्रकार एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन से जुड़ता है वो पैराटोप कहलाता है। अर्थात एंटीजन और एंटीबॉडी जो आपस में जुड़ते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी ना जुड़ के एंटीबॉडी का पैराटोप और एंटीजन का एपिटोप, अर्थात एपिटोप पैराटोप आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये एपिटोप एंटीजन में होगा, पैराटोप एंटीबॉडी में होगा। ये यहाँ एक सामान्य टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स दे डेफिनेट। जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, अभी हम टाइप पे नहीं पहुँच रहे हैं, एक कॉमन बात कर रहे हैं जिसमें सभी का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट समान होगा, एक डेफिनेट होगा, समान नहीं, एक डेफिनेट होगा, एक निश्चित होगा। इनका मोलिकुलर वेट भी ये 15 लाख से लेके इस वैल्यू तक यहाँ रहेगा। टिपिकली एन इम्यूनोग्लोबिन मोलिकुल्स मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा बनी है, जिसमें 2 लाइट चेन होंगी और 2 हैवी चेन होंगी। अब ये इम्यूनोग्लोबिन्स अर्थात एंटीबॉडी से जो एंटीजन बाइंड होंगे वो 2 से लेकर 10 एंटीजन को ये बाइंड कर सकती है। ये सभी कॉमन प्रॉपर्टी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स में द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स 3 से 12% तक कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स होगा। इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होगा। एग्लूटिनेट एंटीजन्स को एग्लूटिनेट कर देंगे, गुच्छन कर देंगे, उनके साथ जुड़ सकेंगे। एंटीजन्स का प्रेसिपिटेट बना सकते हैं ये, और ये
एंटीबॉडी प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबिन जी की विशेषता है। इसी प्रकार से रीएजिनिक एक्टिविटी जो इनमें मिलती है और कंप्लीमेंट फिक्सेशन भी ये क्रिया करती हैं। ये मैक्रोफेजेस के रूप में भी काम करती हैं और ये मास्ट और वेसोफिल सेल्स के रूप में भी काम करती हैं। ये कुछ कॉमन विशेषता हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम और इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे कि ये अगला डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स के जो 5 प्रकार हैं वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आज इसमें कि प्रतिरक्षी क्या है, उनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उनकी विशेषता क्या है, ये इस वीडियो में आपको बताया गया है। धन्यवाद।